इसमें रिवीजन की इस श्रृंखला में आज हम ज्योग्राफी के अंतर्गत मृदा विज्ञान को पढ़ेंगे। इस मृदा विज्ञान के अंतर्गत 2-3 चीज़ें आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हम मृदा के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और मृदा को प्रभावित करने वाले उसके निर्माण को मृदा निर्माण की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको एक वो भी बताया जाएगा भारत में कौन कौन सी मृदा कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसको हम बता देंगे। तो वो चीज़ें इसमें मेन रहेगी और उन्हीं से सवाल आने की प्रीवियस संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन उनसे पहले हम कुछ शब्दावलियाँ या कुछ चीज़ें होती है उनको समझना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एक आपने सुना होगा पारगम्यता और एक होता है सैरेंद्रता। पारगम्यता का मतलब होता है कि जैसे बड़े बड़े कण हैं मिट्टी के और इनमें से पानी रस करके नीचे चला जाता है, यानी कि बड़े कण होते हैं तो पानी का रिसाव होकर के सब नीचे चला जाएगा, तो कोई भी पानी मृदा में रुक नहीं पाएगा। अगर मृदा में पारगम्यता बहुत ज़्यादा है तो जल रिसाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जल रिसाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मृदा पानी को स्टोर करने में क्या हो जाएगी, उसको स्टोर नहीं कर पाएगी, पूरा बह करके नीचे चला जाएगा, रिस करके नीचे चला जाएगा। तो पारगम्यता का मतलब है बड़े कण और जल बह करके नीचे चला जाता है। दूसरी होती है सैरेंद्रता। इसमें कण इतने महीन होते हैं कि ये पानी को नीचे ही नहीं जाने देते, पानी को मृदा के अंदर ही नहीं घुसने देते, सतह पर ही रोक लेते हैं। तो इससे भी ये भी चीज़, ये सैरेंद्रता है वो क्या जल धारण की क्षमता है उसको बढ़ा देती है, ठीक है ना, और पारगम्यता उस जल रिसाव की क्षमता को बढ़ा देती है। तो ये दो शब्द इनको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको पता है कि मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में पहला कारक होता है अपक्षय, जिससे मृदा टूटती है ना। और अपक्षय से उसको कई भागों में टूटते हैं, जैसे बड़े बड़े कण टूटे हैं तो उसे गोलाश्म बोलते हैं, और उससे छोटे कण हैं उसे बजरी बोलते हैं, और उससे छोटे कण होंगे उसे रेत, और उससे छोटे कण होंगे सिल्ट, और उससे छोटे कण होंगे मृत्तिका। जो मृदा का निर्माण होता है इन 3 तत्वों से मिलकर होता है, इनके निश्चित अनुपात होना चाहिए। क्योंकि अगर रेत है तो उसमें आपको पता है कि पारगम्यता अधिक होगी, तो पानी बह के नीचे चला जाता है पूरा, तो वो भी कृषि भूमि के लिए सही नहीं होती। दूसरी बात मृत्तिका है तो इसमें सैरेंद्रता अधिक होगी, ठीक है ना, सैरेंद्रता अधिक होगी क्योंकि बहुत महीन कण होंगे, तो इसमें सारा पानी मिट्टी का मतलब उसके ऊपर ही रह जाएगा, पानी नीचे आएगा नहीं, तो इसमें भी कृषि मतलब मृदा है कृषि योग्य नहीं होती। इसलिए इन तीनों का निश्चित अनुपात ही एक कृषि योग्य भूमि के लिए आवश्यक होता है, ठीक है ना। और मृदा आपको पता है वो तो कि मृदा क्रस्ट के ऊपरी भाग पर चट्टानों के अपक्षय के टूटने के बाद बनती है, और मृदा निर्माण की प्रक्रिया में कई कारक है जो इसको प्रभावित करते हैं। तो ये है, एक तो मृदा निर्माण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, क्योंकि जलवायु के अंतर्गत आपको पता है तापमान आता है, तो तापमान अगर ज़्यादा होगा तो मृदा का भौतिक अपक्षय बहुत जल्दी से हो जाएगा, तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैविक पदार्थ है, ये मृदा निर्माण के अंतर्गत आपको पता है जीवाश्मों की उपस्थिति करवा देते हैं, इससे मृदा में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता आ जाती है और मृदा की उपजाऊता कर देती हैं। तो जहाँ जहाँ पर जैविक पदार्थ रहेंगे वहाँ पर मृदा काफ़ी उपजाऊ रहेगी। और पैतृक पदार्थ यानी कि जिससे चट्टान से मृदा का निर्माण होता है वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वो पैतृक पदार्थ बहुत ज़्यादा कठोर है तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। समय आपको पता है मृदा निर्माण बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस के अंतर्गत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मृदा का अपरदन बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि जितनी जल्दी अपरदन होता है उससे कई गुने लंबे टाइम के बाद मृदा का निर्माण होता है। इसलिए तो यही मृदा के बारे में मेन कहानी थी जो यहाँ पर है, ये पूरा उसी लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद एक चीज़ और आपको समझना है निक्षालन। ये निक्षालन भी कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि निक्षालन का मतलब क्या है, निक्षालन क्या होता है। तो निक्षालन का मतलब है कि जो मृदा में विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व और पोषक तत्व होते हैं वो नीचे की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, निक्षालन बोलते हैं। यानी खनिज तत्व या पोषक पदार्थों का नीचे की ओर स्थानांतरण हो जाता है, उसे बोलते हैं हम निक्षालन। और ये क्या होती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसे अगर मान लें किसी एरिया में बरसात बहुत ज़्यादा है तो वहाँ निक्षालन ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी बहुत देर तक वहाँ स्टोर रहेगा और पानी जब नीचे जाएगा तो अपने साथ खनिज पदार्थों को भी नीचे बहा कर ले जाएगा। इसलिए जिन जिन क्षेत्रों में बरसात ज़्यादा होगी वह निक्षालन ज़्यादा होगा। और ध्यान रखना, आपको पता है निक्षालन ज़्यादा हो जाएगा तो पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि निक्षालन में क्या जाएंगे, पोषक तत्व है वो मृदा से बह करके नीचे की ओर चले जाएंगे, तो मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाएगी। दूसरा, ढाल। अगर मान लेते हैं आपकी ढाल बहुत तीव्र है और एक ढाल ऐसे है, जो तीव्र है वो ज़्यादा उसमें पानी नीचे रिसेगा नहीं, मतलब नीचे की तरफ स्थानांतरित नहीं होगा, बल्कि वो पैरेलल इसके निकलता हुआ चला जाएगा। जबकि जब ये ढाल ऐसे हो इस तरीके से पानी इसमें बह करके नीचे जाने की चांस रहते हैं, और जब पानी नीचे की ओर ट्रांसफ़र होगा तो निश्चित रूप से वो क्या करेगा, निक्षालन की प्रक्रिया को बढ़ा देगा। इसलिए ढाल जितनी तीव्र होगी निक्षालन उतना ही कम होगा, और ढाल जितनी मतलब कम तीव्र होगी तो ढाल निक्षालन ज़्यादा हो जाएगा।
इसके बाद आती है वनस्पति। अब वनस्पतियों की जहाँ सघनता होगी आपको पता है, तो जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाएंगे तो वहाँ निश्चित रूप से वो पानी को काफ़ी देर तक स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि उनकी जड़ें पानी को संकुचित करेंगी और संचित करेंगी और नीचे ले जाएंगी। अब नीचे ले जाएंगे तो पोषक तत्व उनको भी नीचे ले जाएंगे, और इस तरीके से क्या होगा कि वो पोषक तत्व नीचे चले जाएंगे, तो अर्थात जहाँ वनस्पति ज़्यादा होगी वहाँ भी निक्षलन ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ निक्षलन ज़्यादा होगा, ठीक है। और निक्षलन का प्रभाव आपको पता है कि पोषक तत्वों की इसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसके बाद होता है हुमस। आपने सुना होगा हुमस। हुमस कुछ नहीं, ये मुख्य रूप से जो वेगेटल और वियोजित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो हुमस होते हैं। वेगेटल और वियोजित कार्बनिक पदार्थ। अब इन कार्बनिक पदार्थों का जो स्रोत होता है वो आपको पता है, पेड़ पौधे जीव जंतुओं के जो अवशिष्ट होते हैं वो सभी क्या है, कार्बनिक पदार्थों के मुख्य स्रोत होते हैं। तो हुमस है वो मुख्य रूप से कार्बनिक पदार्थों का मुख्य स्रोत होता है। हुमस में कार्बनिक पदार्थ वो पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थों का ही एक तरह से वेगेटल और वियोजित रूप होता है, और जो मृदा की उपजाऊता को बढ़ाने में सहायक होता है। अब इसको हुमस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? हुमस को प्रभावित करने वाले कारकों में एक आती है वनस्पति की सघनता, एक आता है तापमान, और एक होती है वर्षा। देखो वनस्पतियों की सघनता क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुमस का जो स्रोत है वो क्या है, वनस्पति। क्योंकि वनस्पतियों के जो पेड़ पौधों के जो अवशिष्ट है वही तो हुमस का स्रोत होते हैं। तो हुमस का स्रोत जिन क्षेत्रों पर ज़्यादा पाए जाएंगे ऑब्वियसली हुमस वहाँ ज़्यादा पाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर वनस्पति की सघनता ज़्यादा होगी वहाँ हुमस भी ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तापमान मुख्य रूप से जो हुमस को, जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं पेड़ पौधों के जीव जंतुओं के, जो इनको विघटित और वियोजित करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उनको तापमान की जरूरत पड़ती है। जिन क्षेत्रों में नॉर्मली तापमान पाया जाएगा वहाँ पर बैक्टीरिया की जो गति है वो उनको वेक्टर वियोजित करने की ज़्यादा हो जाएगी, तो जल्दी गति से उनका वेक्टर वियोजित करेगा और जल्दी ही क्या हुमस का निर्माण हो जाएगा। इसलिए जहाँ तापमान अच्छा होगा वहाँ पर भी हुमस की जो वेक्टर वियोजन की जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगी, और उसमें हुमस की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है ना। अब मान लें कि जैसे अगर मैं विषुमत रेखा क्षेत्रों की बात करूँ, जो कि अभी ने पढ़ा था, तो विषुमत रेखा क्षेत्र या भूमध्य रेखा क्षेत्रों में आपको पता है वनस्पति भी अच्छी खासी रहती है और तापमान भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर हुमस की मात्रा कम पाई जाती है मृदा में। उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है ये हुमस है, वहाँ आपको पता है वहाँ पर इस हुमस को बहा कर ले जाते हैं, निक्षलन की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आपको पता है बरसात ही बहुत ज़्यादा होती है, और बरसात सारे हुमस को या सारे कार्बनिक पदार्थ को बहा करके नीचे को ले जाती है, इसलिए वहाँ की मृदा में हुमस की मात्रा नहीं पाई जाती, और इसलिए वो मृदा ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं होती। तो ये कारक है जो हुमस को प्रभावित करते हैं, इसमें ये चीज़ लिखी हुई है। इसलिए ध्यान रखना विषुमत रेखा क्षेत्रों से अगर आप उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो तापमान भी घटता जाएगा, वनस्पति की सघनता घट जाएगी, इसलिए हुमस की मात्रा धीरे धीरे घट जाएगी। लेकिन हाँ, हुमस है वो सबसे ज़्यादा विषुमत रेखा क्षेत्रों में पा करके खा पाएगा 20 से 30 डिग्री अक्षांश में, क्योंकि विषुमत रेखा क्षेत्रों में इसलिए नहीं पाता क्योंकि वहाँ बरसात हो जाती है और निक्षलन है वो ज़्यादा हो जाता है, इसलिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो ज़्यादा पाया जाता है वो 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, ना कि विषुमत रेखा क्षेत्रों में। हाँ, स्रोत और तापमान जो दोनों हैं, स्रोत भी है तापमान भी है, लेकिन चूंकि निक्षालन की प्रोसेस होती है तो बहा करके नीचे को ले जाती है, इसलिए विषुमत रेखा क्षेत्रों में नहीं पाए जाते और हुमस की मात्रा कम पाई जाती है। इसके बाद ये जो मृदा निर्माण की प्रक्रिया, इसमें आपको पता है कि दो चीज़ समझनी है। तो आर्द्र जलवायु मृदा निर्माण किससे होता है और शुष्क जलवायु में मृदा का निर्माण किससे होता है। आर्द्र जलवायु किसे कहते हैं? जहाँ पर बरसात की तुलना वाष्पीकरण की तुलना में बरसात ज़्यादा हो, और शुष्क जब वाष्पीकरण की तुलना में बरसात कम हो। तो इसमें होता है एक तो उष्ण आर्द्र, ये इसमें लेटरीकरण की जो प्रक्रिया है उससे मृदा का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, लेटरीकरण की जो प्रक्रिया है, उष्ण आर्द्र कहाँ पाई जाएगी आपको पता है? उष्ण आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाएगी? विषुमत रेखा क्षेत्रों के पास, जो कि वहाँ टेम्परेचर भी है और बरसात भी है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना, इसलिए उष्ण आर्द्र जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसमें जो लेटरीकरण की जो मृदा से जो निर्माण होती है, मृदा निर्मित होती है, उसे लेटराइट मृदा भी बोलते हैं हम। और ये कैसे होती है, इसका रीज़न क्या है? विषुमत रेखा क्षेत्रों में आपको पता है कि टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इस मृदा की जो सिलिका जैसे तत्व है वो क्या होते हैं, टेम्परेचर से विघटित और वियोजित हो जाते हैं, और विघटित और वियोजित हो जाते हैं। उसके बाद आती है बरसात, और बरसात बहा करके ले जाती है उन तत्वों को नीचे। उसमें कुछ तत्व बचते हैं, जैसे फेरन है और एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम, ये दो तत्व बचते हैं, ये सतह पर रह जाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि ये फेरन है, ये ऑक्साइड जो आयरन है और एल्युमिनियम है, ये यहाँ पर बच जाते हैं, बाकी सारे तत्व नीचे चले जाते हैं। तो इसकी वजह से ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्साइड होता है, और ऑक्साइड के कारण लेटराइट की जो मृदा है वो लाल रंग की होती है। और चूंकि इसमें सारे जो हुमस है वो बह करके धरती के नीचे चले जाते हैं, इसलिए इसमें उपजाऊता भी नहीं होती। और साथ ही यहाँ पर एक स्थिति और होती है विषुमत रेखा क्षेत्रों में, यहाँ क्या है कि डेली दोपहर पहले तो तेज़ गर्मी पड़ेगी,
और दोपहर बाद होगी तेज बरसात। अब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो सूखेगी मृदा, फिर रात को बरसात होगी, शाम को तो गीली होगी। सूखना गीली होना, सूखना गीली होने, सूखने से गीली होने से, बार बार सूखने से और बार बार गीली होने से या भीगने से मृदा है वो अत्यंत ही कठोर हो जाती है और इसकी वजह से ये क्या होती है, कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ हो जाती है ना। तो ये मुख्य रूप से विषुमत्र के क्षेत्रों में पाई जाती है लैटरीकरण की वजह से। तो लैटरीकरण में आपको देखा होगा ये मृदा में सिलिका नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये अम्लीय नहीं होती, क्योंकि सिलिका सब बह करके चली जाती है नीचे, तो अम्लीय नहीं होती बल्कि क्या होती है, क्षारीय होती है। दूसरा, इसमें हुमस नहीं पाया जाता। तीसरा, इसलिए लैटरीकरण वाली मृदा की ये विशेषताएं होंगी। और तीसरी, लाल कलर की होगी क्योंकि मैग्नीशियम और फेरन इसमें बड़ी मात्रा में पाए जाएंगे। तो इस प्रोसेस के माध्यम से अगर आपने समझा तो आपको पता लग जाएगा कि इस जो मृदा की विशेषता है वो क्या होगी। इसके बाद एक प्रोसेस होती है पोर्टजोलीकरण। ये मुख्य रूप से शीत आर्द्र क्षेत्र यानी कि टुंड्रा या ध्रुवीय क्षेत्रों के या उपध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार की प्रोसेस के माध्यम से मृदा का निर्माण होता है। यहाँ पर आपको पता है टेम्परेचर है वो थोड़ा बहुत कम होता है, टेम्परेचर कम होता है और बरसात है वो थोड़ी बहुत होती है यहाँ पर। ऐसे नहीं कि बरसात बिल्कुल नहीं होती, बरसात होती है थोड़ी बहुत, चाहे बातागरी बरसात हो या पश्चिमी बच्चों की बरसात हो या कभी कभी पूर्वी सन्मार्गी जो पवन है उनके प्रभाव की जो बरसात हो। इसमें क्या होता है कि तापमान है वो क्या होता है कि कम होता है, तो इसलिए जो सिलिका है उसका विघटन और वियोजन तो होता है, तो सिलिका तो रह जाती है सतह पर, बाकी अन्य पदार्थ है वो सब बह करके नीचे की ओर चले जाते हैं, जिसमें आयरन भी है, एल्यूमिनियम है, तो ये बह करके नीचे चले जाते हैं और बहने के बाद जो सतह पर मुख्य रूप से सिलिका पदार्थ है वो ही बचता है और सिलिका पदार्थ बचने की वजह से इस मृदा में आपको पता है अम्लीयता होती है। दूसरा, इसमें फेरन और ये नहीं पाए जाते, साथ ही इसमें जीवाश्म ईंधन है ये भी नहीं पाए जाते, या हुमस है ये भी नहीं पाया जाता क्योंकि यहाँ पर हुमस का स्रोत ही नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार की मृदा है वो मुख्य रूप से अनुपजाऊ होती है कृषि की दृष्टि से। ये मुख्य रूप से शंकुधारी वन यहाँ पर पाए जाते हैं और यहाँ पर ऑब्वियसली अन्य पदार्थों का जैसे निक्षालन हो जाता है तो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से निर्मित होती है पोर्टजोलीकरण की मृदा। और पोर्टजोलीकरण की मृदा में अम्लता तत्व ज़्यादा पाया जाता है, लोहा मैग्नीशियम की कमी पाई जाती है, जीवाश्म ईंधनों की भी इसमें कमी पाई जाती है, या कह सकते हैं जो हुमस है वो भी इसमें कम पाया जाता है। इससे मृदा की उपजाऊता है वो भी कम होती है, लेकिन हाँ शंकुधारी बने हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की मृदा को बोलते हैं पोर्टजोलीकरण की मृदा। ये तो दोनों आर्द्र जलवायु वाले में हो गई, चाहे वो आर्द्र जलवायु ठंडी वाली हो चाहे गर्मी वाली हो। अब एक मृदा निर्माण होती है कैल्सीकरण के माध्यम से, जो मुख्य रूप से शुष्क एरिया में होती है। अब मान लो मरुस्थलीय एरिया है या शुष्क एरिया आपने देखा होगा, यहाँ पर क्या है कि आपने देखा होगा ये मृदा है, मतलब तो मृदा की ऊपरी सतह बहुत ही ज़्यादा सूखी होती है, शुष्क होती है, उसमें जल की कमी होती है। तो केशिकत्व की प्रक्रिया आपने साइंस में पढ़ी होगी। केशिका की जो प्रक्रिया होती है वो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो क्या करते हैं, नीचे से जल को ऊपर की ओर ले आती है सोखते हुए सतह पर, क्योंकि ये थोड़ी सी गीली होती है, सतह पर नहीं होती, तो सतह पर जल की आपूर्ति करने के लिए केशिका प्रक्रिया होती है, जिससे ये सारा जो जल है ये ऊपर की ओर आ जाता है। अभी जब ऊपर की ओर आती है तो अपने साथ कुछ विभिन्न प्रकार की जो वो लात के बाष्पीकरण होता है इसका, और बाष्पीकरण होता है तो विभिन्न प्रकार की जो लवणता वाले पदार्थ यहाँ करके यहाँ पर रख देती है। इसलिए इस मृदा में लवणीयता मृदा ज़्यादा पाई जाती और ये मृदा मुख्य रूप से अत्यधिक क्षारीय होती है। लेकिन ध्यान रखना, इस मृदा को अगर थोड़ी बहुत उपजाऊ मतलब कुछ अच्छे वो मिल जाए, इसका उचित उपचार कर दिया जाए तो ये मृदा कृषि के लिए बहुत फेमस हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। राजस्थान के अंतर्गत आप देखोगे तो पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो वहाँ पर मृदा में कैल्सीकरण की प्रोसेस है, तो लेकिन वहाँ पर जब उस मृदा को जल उपलब्ध हुआ तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। तो इस प्रकार इस कैल्सीकरण की मृदा है, उसमें क्या होता है, उसका गुण देखो, एक तो ये अति क्षारीय होती है, ठीक है। दूसरी आपको पता है यहाँ भी जो हुमस है वो कम पाया जाएगा क्योंकि पेड़ पौधे जीव जंतु यहाँ पर भी कम होते हैं, ठीक है। तीसरा, ये भी अनुपजाऊ होती है, मूल रूप से अनुपजाऊ होती है, इसको उपजाऊ बना सकते हो आप इसको पानी प्रोवाइड करवा कर, ठीक है। इसके अलावा दो शब्दों को ध्यान रखना, अल्काइन मृदा किसे कहते हैं, तो कैल्शियम, जिन मृदाओं में कैल्शियम तत्व अधिक पाया जाएगा उन मृदाओं को बोलेंगे हम अल्काइन मृदा, और जिन मृदाओं में सोडियम तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाएगा उसको बोलेंगे सैलाइन मृदा, ठीक है ना। सैलाइन मृदा जिसमें सोडियम तत्व अधिक पाया जाता है, अल्काइन मृदा जिसमें कैल्शियम तत्व वो अधिक पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आपको पता है कि अगर अम्लों के हिसाब से देखें तो पोर्टजोल की जो मृदा है उसमें अम्लीय तत्व ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उसमें सिलिका पाई जाती है, जबकि जो लैटरीकरण की जो मृदा के माध्यम से मैंने बताया था विषुमत रेखीय क्षेत्रों में जिस मृदा का निर्माण होता है उसमें चूँकि सिलिका की मात्रा है वो कम होती है, इसलिए उसमें क्षारीय तत्व पाया जाता है, ना कि अम्लीय तत्व, ठीक है। ये मृदा का निर्माण है, इसको तो छोड़ देना, इसका डायरेक्ट सवाल इतना जल्दी नहीं पूछा जाता। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, अगर आपने देखा है वैश्विक हमें भारत की मृदा है वो पढ़नी, वो उनका सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें
ये चरणोज मृदा विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा मानी जाती है, चरणोज मृदा, जो मुख्य रूप से 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के मध्य भाग में पाई जाती है, चरणोज मृदा, ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका मुख्य रूप से मृदा की लेयरों का जो समूह होता है, ये वाला जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर ये समूह है, ये मृदा परिच्छेदिका है। और ये जो ऊर्ध्वाधर पूरा होगा AEBC ये हो गया मृदा परिच्छेदिका। और ये जो क्षैतिज संस्तर है इन्हें परत कहते हैं। ये क्षैतिज संस्तर ज़्यादा है, ये 2 3 4, जैसे ये परत, ये E परत, या B परत और C परत। इसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है O परत, उसे जैविक परत बोलते हैं। और चूंकि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह पर होती है, इसलिए समस्त जीव जंतुओं के जो हुमस है वो यहीं पर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, इसलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसका जो मेन पार्ट A होता है, ये इसी का एक हिस्सा होता है। तो A सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, सबसे ज़्यादा हुमस है A में पाया जाता है, क्योंकि O का ही भाग होता है। और दूसरा, A से सबका अपर्दन होकर के ये B में चला जाता है डायरेक्ट। तो E परत है, ये केवल अपर्दनात्मक प्रेस्टेज होती है इसमें। E परत में कोई भी हुमस ऊपर से बह करके नहीं रुकता परत में, इसलिए E परत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। उससे ज़्यादा उपजाऊ होती है B परत। और A परत है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर A परत का ह्रास होता है तो उसे किसानों के लिए बहुत बड़ा नुकसान माना जाता है, और इसलिए उसे किसानों की एक तरह से आत्महत्या की या किसानों की हत्या की श्रेणी में रख सकते हैं कि अगर A परत है उसका अपर्दन हो रहा है तो कृषि के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि A परत सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। बस इतना ध्यान रखना है। और ज़रूरी नहीं है कि मृदा की परिच्छेदिकाओं के अंतर्गत में सारी परतें बताइए कि हर मृदा में पाई जाएँ। कुछ मृदाएँ होती है बहुत आइडियल जिनमें पाई जा सकती है, अदरवाइज सब में नहीं पाई जाती, ठीक है ना। ये इसमें इंपॉर्टेंट। अब भारत की जो मृदा है ये, इनको मैं एक अलग से एक वीडियो में लेके आऊँगा। भारत की मृदा है, भारत की मैं एक वीडियो अलग से लेके आऊँगा, भारत की मृदा, ठीक है। दूसरा भारत की और जो खनिज संसाधन है उनको, और तीसरा भारत की फसल। ये 3 सवाल, यहाँ से भी सवाल आने की बहुत संभावना रहती है, तो इनको लेकर के हम अलग से वो वीडियो लगाएंगे। इसमें लिखी नहीं है स्पष्ट रूप से, तो इसको छोड़ देना। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मृदा की समस्या, तो आप जानते हो प्रदूषण, यानी कि मृदा के पाए जाने वाले जो तत्व हैं उसमें एक निश्चित अनुपात पाया जाता है विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का, कार्बनिक पदार्थों का। और अगर उसमें इस प्रकार अन्य पदार्थ आकर के मिल जाते हैं जो उसके बैलेंस को ख़राब कर देते हैं, तो उन्हें बोलते हैं मृदा पॉल्यूशन। लवणीकरण, मृदा में लवणीय तत्वों की अधिकता, और अपर्दन, मृदा का एक स्थान है। तो ये तो नॉर्मल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है कि क्या क्या होता है, इसको तो छोड़ो अभी, ये ज़्यादा वो नहीं है। इसके बाद मृदा लवणता तो पढ़ी ली कि लवणीय क्षारीयता इसमें अधिक हो जाती है जो, तो ये हो गया। इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पढ़नी हमें, वो है प्राकृतिक वनस्पति, ठीक है ना। तो इसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत वैश्विक प्राकृतिक वनस्पति और भारत की प्राकृतिक वनस्पति, उन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति, आप जानते हैं उन वनस्पतियों को बोलते हैं जो मानव खुद हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से वो उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की मृदा और उस क्षेत्र की उच्च आवाज, ये इनकी जो दशा है, इन दशाओं के आधार पर वहाँ की प्राकृतिक जो वनस्पति है उसका निर्माण होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक है, वो बताएंगे कि वहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाएगी। तो उन प्रभावित करने वाले कारकों को अगर मैं देखूँ तो एक सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है तापमान। क्यों? क्योंकि तापमान, आपको पता है कि तापमान प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, और वनस्पतियों की वो एक आवश्यक दशा होती है। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ जहाँ तापमान पाए, तापमान के आधार पर वनस्पति वितरण करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति, फिर उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वनस्पति, उसके बाद टैंगा और टुंड्रा। इस प्रकार की वनस्पति है वो किससे बनती है? तापमान की वजह से। और ऐसे क्या है, ये होगी निम्न अक्षांशों में, ये उस मध्य अक्षांशों में, और ये हो गई उच्च अक्षांशों में। तो इस प्रकार तापमान के आधार पर जब वनस्पति को देखेंगे तो उस वनस्पति का लिखा होगा उष्ण कटिबंधीय वनस्पति, उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति, शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तापमान। और एक दूसरा कारक जो इनके लिए ज़रूरी है वो है वर्षा, क्योंकि बरसात जब आएगी तभी वनस्पतियों के लिए उनके जैव बाहर है उसमें प्रभावित होगी, और बरसात से उनको विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे। इसलिए अधिक बरसात होगी वहाँ सदाबहार बनेंगे, हमेशा हरे रहेंगे। और अधिक वर्षा से कम वर्षा की ओर जाएंगे हम, तो जैसे सबसे ज़्यादा बरसात होगी वहाँ सदाबहार वन, पर्णपाती वन, उससे कम वर्षा है, फिर सवाना वन, स्टेपी वन और मरुस्थलीय वन। इस प्रकार वर्षा का क्रम है, ये भी इनको प्रभावित करता है। तो वर्षा और तापमान किसी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही एक ऊंचाई में आपने चीज़ देखी होगी, अगर कोई नॉर्मल ऊंचाई तक गया है तो नॉर्मल ऊंचाई तक मुख्य रूप से उसको प्रभावित करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो वहाँ पर उस क्षेत्र में जो सतही क्षेत्र में पाई जाएगी, जो धरातलीय क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाएगी, वो 1000 मीटर तक की लगभग वैसी ही जलवायु वहाँ पर पाई जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा ऊंचाई जाने पर आपको पता है टेम्परेचर घटता है।
तो टेम्परेचर घटता है तो वहाँ पर टेम्परेचर वाला जो प्रभाव है वो प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। जैसे अगर ऊंचाई पे जाएंगे हम तो ऊंचाई पे भी ऐसी होगी, जैसे कम ऊंचाई पर उष्ण, उससे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो शंकुधारी, और उससे अधिक ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ टुंड्रा वन होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार उच्चावच है वो भी वनस्पति को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिमालय की बात करें, अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, तो इनकी अक्षांशीय स्थिति के आधार पर तो ये मुख्य रूप से किस में आते हैं, ये मुख्य रूप से भारत के, जैसे भारत में देख सकते हो ये सदाबहार में आते हैं। हिमालय क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट का एरिया वो सदाबहार उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में आता है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने पर वनों की प्रवृत्ति बदल जाती है। जैसे पहले होगा उष्ण कटिबंधीय, फिर उपोष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर टुंड्रा और टैंगा, और हाईएस्ट ऊंचाई पर टैंगा या काई सेवा वाले जो वन है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। तो उच्चावच भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे तापमान के आधार पर ये होंगे, वर्षा के आधार पर ये होंगे। ठीक है ना। और विश्व की अगर प्रमुख वनस्पतियों को हम देखें तो जैसे मैंने आपको जलवायु बताई थी वैसे के वैसे उन क्षेत्रों में वनस्पति पाई जाएगी। मैंने यहाँ इस क्षेत्र में 0 से 10 तक ये 30, 45, 60 और ये 90, यहाँ पर मैंने आपको बताया उष्ण कटिबंधीय जलवायु बताई थी, तो यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए गए। अब देखो इनकी यहीं से मैं विशेषता बता दूंगा जलवायु को कोरिलेट करते हुए। इससे क्या है, जब आपको स्टेटमेंट आ जाए या कोई सवाल पूछ ले कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार में किस प्रकार है, क्या पेड़ बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, सघन होते हैं, विरल होते हैं, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा। देखो उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाएंगे। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर रेन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनमें जो सघनता है वो ज़्यादा होगी, आपको पता है। ठीक है। दूसरी बात, यह पेड़ पौधे में सघनता इतनी ज़्यादा होती है कि एक पेड़ ऑक्सीजन मतलब टेम्परेचर पाने के लिए इनमें कंपटीशन होता है। तो टेम्परेचर क्योंकि तापमान पाने के लिए कंपटीशन करता है, इसलिए वो लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर पेड़ों की लंबाई भी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर बरसात अच्छी पाई जाती है, तो यहाँ पर जो पेड़ वो उनकी जो तना है बहुत ही मजबूत और कठोर होता है इनका तना। ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लताएँ, बहुत ज़्यादा सघनता, और इतनी ज़्यादा सघनता होती है यहाँ पर पेड़ों की कि एक तो सघनता होती है, दूसरी बात यहाँ पर बरसात होती है तो जलदली भूमि पाई जाती है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा बिल्कुल भी नहीं है। और पेड़ है वो इतने ज़्यादा कठोर है कि उनका कोई कॉमर्शियल यूज भी नहीं होता। तो इस प्रकार की जो वनस्पति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ उष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है, जो विषुवत के क्षेत्र की जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। जैसे अगर देखो ऐसे पूरी हुई कहानी लगी कि 60 मीटर से अधिक ऊंचाई पर होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मुख्य रूप से अमेजन बेसन, कांगो बेसन उसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत मध्य अफ्रीका, पूर्वी द्वीप समूह यहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन कौन सी जो वनस्पति पाई जाएगी तो वो हम ही आपको बताएंगे। तो इसमें मुख्य रूप से इनकी विशेषताएँ होती हैं कि यहाँ की ऊँचाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा सघनता होती है ना, और बिल्कुल लकड़ियाँ हैं, बहुत मजबूत होती है, इनका कोई कॉमर्शियल यूज नहीं होता। और इसमें कई प्रकार की प्रजातियाँ वनों के अंतर्गत रहती है, जैसे रेड इंडियन है, ये अमेजन बेसिन में पाई जाने वाली एक आदिम जनजाति है। पिग्मी है, ये कांगो बेसिन है अफ्रीका में, वहाँ पर पाई जाती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय वन। अब आप बताओ शीतोष्ण कटिबंधीय वनों की अगर मैं बात करूँ तो ये वाले जो वन हो गए ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन हो जाएंगे, ये वाले। ठीक है। तो इस तरीके से जो शीतोष्ण कटिबंधीय में वनों की बात करूँ तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो थोड़ी मुलायम होती है, और साथ ही जैव विविधता थोड़ी ज़्यादा सघन नहीं होती, इसलिए इनको काटना आसान हो जाता है। तो औद्योगिक क्रांति के टाइम पर सबसे ज़्यादा जिन वनों का उपभोग किया गया था वो शीतोष्ण कटिबंधीय वन थे। इसके बाद शंकुधारी वन, ये ध्रुवीय क्षेत्रों में जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और इसलिए इन पर बर्फबारी गिरती है। तो बर्फबारी गिरने की वजह से इनकी जो आकृति है वो शंकु की तरह हो जाती है, ऐसे हो जाती है इनकी आकृति। तो इनकी पत्तियाँ ऐसे झुकी रहती है, इनका तना, तो ये शंकुआकार हो जाते हैं। इनका दोहन भी किया जा सकता है, परंतु इनका आर्थिक महत्व कोई ज़्यादा है नहीं। इसके बाद आपको ध्यान रखना है स्टेपी क्या है, ये सवाल आता है। तो इसका ध्यान रखना, स्टेपी शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, उन्हें बोलते हैं स्टेपी, जहाँ पर घास भी होती है और छोटे छोटे पेड़ होते हैं। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे स्टेपीज को यूरोप में और एशिया में बोलते हैं स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में बोलते हैं इनको प्रेरी, दक्षिण अमेरिका में बोलते हैं इसको पंपास, हंगरी में बोलते हैं इसको पुस्तास, ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं इसको डाउन्स, और दक्षिण अफ्रीका में बोलते हैं इसको वेड। ये जो नाम है आपको ध्यान रखना है इनमें, और ध्यान रखना इनमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए दुनिया की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा मैंने आपको बताई थी वो यहीं पर पाई जाती है, स्टेपी घास के मैदानों में। उसका रीज़न क्या है, देखो ये स्टेपी घास हो गया, ठीक है ना,
और इसी घास के मैदानों के अंतर्गत चरणों में मृदा पाई जाती है, जो मैंने अभी आपको बताई। इसी अक्षांश में महाद्वीपों के मध्य में इस चरणों में मृदा पाई जाती है। देखो तो क्योंकि यह शीतोष्ण घास के मैदान है, यहाँ भूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसमें प्री के लिए आपको ध्यान रखना कि इसमें कहाँ पर कौन कौन सी पाई जाती है, किस किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सवाना की मैं बात करूँ तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। वो तो थे शीतोष्ण और ये है उपोष्ण या उष्ण। तो इनमें उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में विकसित होते हैं और इनमें भी मुख्य रूप से जो इन्हें अफ्रीका में इन्हें पार्क लैंड भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बस। और वन्य जीवों के लिए इसे स्वर्ग का नाम भी दिया जाता है। या 2 प्रकार की जनजातियाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है अफ्रीका के अंदर, मूसा मसा, ये जो नाम छोड़ो उसको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो सवाना का आपको पता, इतना सा पता होना चाहिए सवाना के बारे में कि ये क्या है। तो ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपी क्या है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। इसके बाद आती है मानसूनी। देखो मानसूनी, आपको पता है मानसूनी वन को हम पर्णपाती वन बोलते हैं। और मानसूनी आपको पता है कि दिशाओं के अनुरूप हवा अपनी दिशा बदल देती है और उसी अनुरूप बरसात होती है। अब जब बरसात होगी, पेड़ पौधे इस क्षेत्र में सघन हो जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ महीने के लिए बरसात होती है, पेड़ पौधे सघन हो जाते हैं। जब बरसात नहीं होती तो पेड़ पौधे अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए पत्तियाँ गिरा देते हैं ताकि वाष्पीकरण ज़्यादा ना हो। तो इस प्रकार की जो विशेषता वाले पेड़ पौधे होते हैं उनको पर्णपाती वन बोलेंगे। और ये बड़ी मात्रा में मिलता थी। जब आपको मैंने मध्य अक्षांश जो जलवायु पढ़ाई थी, तो जो मानसूनी जलवायु पढ़ाई थी वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। अब भारत की वनस्पति को उसमें देखेंगे क्षैतिज वितरण के आधार पर और ऊर्ध्वाधर वितरण के आधार पर। ऊर्ध्वाधर वितरण में टेम्परेचर फैक्टर काम करेगा और क्षैतिज वितरण में आपको पता है वर्षा वाला फैक्टर काम करेगा। तो आपको पता है अगर सदाबहार वन खा पाए जाएंगे जहाँ 250 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। भारत सदाबहार वन खा पाए जाएंगे जहाँ 250 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक बरसात होती है, या 200 से 250 सेंटीमीटर तक की जहाँ बरसात होती है वहाँ पर पाए जाएंगे। अर्ध सदाबहार जहाँ 100 से 200 के बीच में होती है मानसूनी, इन्हें पर्णपाती वन बोलते हैं। अर्ध मानसूनी जो मतलब 100 से और 150 के बीच में होती है, और शुष्क बारिश होती है 100 से 150। अर्ध मानसूनी इनका एक जैसा है, इनकी लगभग। और अर्ध मानसूनी इसलिए कि यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसकी तुलना में ज़्यादा बरसात होती है। और शुष्क पर्णपाती की मैं बात करूँ तो 100 से 150। कटीले वन 50 से 100 सेंटीमीटर। सवाना ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, आपको पता ही है, या 40-50। और मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ पर सामान्यतः बरसात है वो 40 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वो मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं। अब भारत भी आपको पता है कि दुनिया में भौगोलिक आधार पर देखें भारत को तो भारत की विविधतापूर्ण है। इसलिए भारत की जलवायु अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है, बरसात भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है, उच्चावच भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। इसलिए भारत में जलवायु विविधता की वजह से भारत में जो वनस्पति है उनकी विविधता भी पाई जाती है। यही चीज़ इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे सर, तो भारत की वनस्पति देखते हैं सबसे सदाबहार वन। देखो सदाबहार वनों की विशेषता वही रहेगी जो अभी हमने उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पढ़े नहीं। तो देखो इनका विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। और भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात आपको पता है कहाँ होती है। एक तो पश्चिमी घाट पर, किसकी वजह से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से। और उसके बाद वही मानसून नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो बड़ी मात्रा में नॉर्थ ईस्ट में बरसात करता है। इसके अलावा उससे अंडमान निकोबार में अच्छा बरसात होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक बरसात होती है। इसलिए सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय कौन कौन से क्षेत्रों में, एक तो ये भारत का पश्चिमी घाट है इसमें पाए जाते हैं, एक नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया यहाँ पर पाए जाएंगे, और एक अंडमान निकोबार जो एरिया है यहाँ पर मुख्य रूप से सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसका रीज़न है कि यहाँ पर बरसात है वो अच्छी खासी होती है। इन वनों की 2-4 इन वनों के अंतर्गत कौन कौन सी वनस्पतियों के नाम याद रख लेना, क्योंकि पूछ लेते हैं कि सदाबहार वनों की है किसकी है। तो आयरनवुड, रोजवुड, महोगनी, एवोनी, चापलास, गर्जन और बांस, ये मुख्य रूप से सदाबहार वनों की वन अंतर्गत पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष। इसके बाद अगर पर्णपाती में बात करूं तो ये उन क्षेत्रों में है जहाँ पर बरसात 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और भारत में अगर देखोगे आप तो भारत में जहाँ जहाँ पर मानसूनी बरसात होती है, ये मध्य भारत हो, ज़्यादातर भारत में सबसे ज़्यादा जो वन पाए जाते हैं वो पर्णपाती वन होते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि हिमालय के निचले ढाल, उछले ढाल में तो आपको पता है उपले हिमालय का जो उच्च ढाल है उसमें पाए जाएंगे सदाबहार वन, निचले ढाल में पाए जाएंगे पर्णपाती वन। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा मध्य भारत है उसमें पर्णपाती वन पाए जाते हैं। लेकिन इसमें जो विशेषता है इनके पेड़ पौधे कौन कौन से होते हैं वो ध्यान रखना। चंदन, शीशम, महुआ, अर्जुन, बांस। बांस ध्यान रखना सदाबहार में पाया जाता है और पर्णपाती में पाया जाता है। इसका सौल और सागवान जैसे जो कीमती जो वृक्ष है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये पर्णपाती वन है, भारत में काफ़ी हिस्से में ये पाए जाते हैं। विशेषकर अगर मैं बात करूँ तो मध्य भारत है, मध्य भारत जैसे अगर इसको दिखाऊँ मैं आपको तो ये जो एरिया है पूरा
ये मुख्य रूप से ये छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार और ये पश्चिम बंगाल, ये वाला जो एरिया है, सारा एरिया क्या है, मानसूनी वन है। यहाँ पर मानसूनी वन बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। को तो देखो आपको दिख रहा होगा सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे। सदाबहार वन एक तो यहाँ पर पाए जाएंगे, एक यहाँ पर पाए जाएंगे और यहाँ पर पाए जाएंगे। मानसूनी वन है ये मुख्य रूप से ये वाला एरिया पूरा, एक मिनट इसको हाईलाइट कर दो, ये वाला एरिया है, इसमें मानसूनी वन पाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा था पर्णपाती वन, ये मुख्य रूप से यह वाला एरिया है, ये पूरा औसतन बरसात कम होती है तो ये वाला हो जाएगा। पर्णपाती वनों का तो हो गया। ये जो कटीले वन है ये मुख्य रूप से कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर बरसात होती है, और मुख्य रूप से यहाँ पर पाए जाते हैं ये वाला जो एरिया है, पंजाब का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है, यहाँ पर मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं कटीले वन होते हैं। और इसके अंतर्गत आपने देखा होगा नील, बबूल, बेर, खीर, ये प्रमुख वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं, और वृक्षों की जो लंबाई बहुत कम होती है। इसके अलावा मरुस्थल या अर्ध मरुस्थल की बात करूँ तो आपको पता है राजस्थान का जो थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, या जो वृष्टि छाया प्रदेश है, महाराष्ट्र का या कर्नाटक का जो ये वाला एरिया, जैसे महाराष्ट्र का ये वाला एरिया, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं, और ये यहाँ पर पाए जाते हैं। इन जगह मुख्य रूप से जो वन पाए जाते हैं अर्ध मरुस्थलीय होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पर बरसात की बहुत कमी होती है, इसलिए यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की एक तो जड़ें बहुत लंबी होती हैं, दूसरी बात उनकी पत्तियाँ बहुत हल्की होती है, क्योंकि जो बाष्पीकरण ज़्यादा ना हो। तो इस प्रकार के वृक्ष हम देख सकते हैं, हम बम्बूल, नागफनी, खजूर जैसी वनस्पतियाँ हैं मुख्य रूप से इनमें पाई जाती हैं। इसके बाद एक वन की श्रेणी और है, वो है ज्वारी वन। इनको हम मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, और ये जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो लवणीय जल पाया जाता है उनमें बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में क्या है कि इनकी जो वन है, इनमें क्या होता है कि इनको लिटोरल बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ है वनों की, इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ हैं उनकी जड़ें खारे पानी में भी डूबी रहती हैं, तो इसीलिए इनको लिटोरल वन भी बोलते हैं। अगर इनको हम देखें तो ये मुख्य रूप से आप देखेंगे जैसे गंगा का डेल्टा के पास, ब्रह्मपुत्र मतलब गंगा का डेल्टा, कृष्णा, कावेरी डेल्टा, यहाँ वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, है ना। कच्छ के रण में थोड़े बहुत ये वन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और पश्चिम बंगाल में इन वनों की सबसे ज़्यादा पाई जाती है सुंदरबन का डेल्टा के पास, पश्चिम बंगाल वाला ये एरिया है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और इन्हीं के आधार पर इनको नाम दिया गया है सुंदरी वन। और इसमें पाए जाने वाले जो वृक्ष है उसमें नाम ध्यान रखना, सुंदरी वृक्ष, ओगला, पासुरी, गोलपत्ता, इनका थोड़ा सा नाम याद आ जाए ठीक है, क्योंकि ये मुख्य रूप से पूछ लेते हैं कि ज्वारी वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये मुख्य रूप से वन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाते हैं। इसके बाद अगर आप बात करें तो ऊंचाई के आधार पर पर्वतीय वनों की हो जाएगा। तो देखो जो पश्चिमी घाट है वो कम ऊंचा है, हिमालय है वो ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए हिमालय में ऊंचाई का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, पश्चिमी घाट में ऊंचाई का प्रभाव कम रहेगा। तो पश्चिमी घाट में अगर ऊंचाई की बात देखें तो ऊंचाई के आधार पर देखें तो उष्णकटिबंधीय, फिर उपोष्ण और शीतोष्ण। तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन तक ही पश्चिमी घाट में पाए जाएंगे, जबकि हिमालय की ऊंचाई ज़्यादा है, इसलिए वहाँ ऊंचाई वाला फैक्टर कौन कौन सा काम करेगा, उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण, शीतोष्ण, टुंड्रा, टेंगा, ये वन मुख्य रूप से हिमालय में पाए जाएंगे, क्योंकि हिमालय में ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो इसलिए हिमालय में ये फैक्टर ज़्यादा काम करेगा। यही समझना है आपको कि हिमालय में ज़्यादा ऊंचाई तक पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में कम ऊंचाई तक पाए जाते हैं। इसके अलावा ज़्यादा कोई काम नहीं। इन दो शब्दों को और ध्यान रखना है बस आपको थोड़ा सा, वृक्ष रेखा और भीमरेखा। वृक्ष रेखा पर्वत की वह मैक्सिमम हाइट होती है जहाँ पर्वत पेड़ पाए जाते हैं, मैक्सिमम हाइट किसी को वहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं, यानी उस रेखा के बाद पेड़ नहीं मिलेंगे। और भीम रेखा जहाँ से वह मिनिमम मतलब वो सबसे न्यूनतम दूरी, न्यूनतम ऊंचाई किसी पर्वत की जहाँ से बर्फ़ होना चालू करती है, तो बर्फ़ रेखा। और हिमरेखा की बात होगी तो हिमरेखा की अगर मैं बात करूँ तो जो पश्चिमी हिमालय के दो भाग है, पूर्वी हिमालय, ये पूर्वी हिमालय है, यहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई तक वृक्ष रेखा पाई जाती है बजाय पश्चिमी हिमालय के, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें यही इंपॉर्टेंट, बाकी इसको नहीं पढ़ना है आपको, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, एक बार निकाल लेना, निकल जाए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो ये भारत की है जो वनस्पतियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, और इनको भारत की आपको अगर सवाल पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे कि इस प्रकार के वन वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उससे आपका काम चल जाएगा, ज़्यादा गहराई सवाल नहीं पूछेंगे। और अगर आपने इनकी जलवायु, अगर आपने वनस्पति, अगर आपने मतलब जो मैंने बताया अभी वनस्पति या जलवायु को, इनको अगर ढंग से देख रखा है तो आपको पता लग जाएगा कि उस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, तो उससे आपका ये चीज़ और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें बस थोड़ा सा एक चीज़ और लेंगे हम, औद्योगिक क्षेत्र लेंगे भारत के। अब भारत पे आएंगे हम टोटल कल मिला करके, तो भारत पे आएंगे और भारत के अंतर्गत हम भारत की जो चीज़ें हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के अंतर्गत मृदा, भारत की कृषि और भारत का जो खनिज संसाधन है, इनको देखेंगे। इसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा अगला वो विश्व में
मैपिंग को देखेंगे, जिसके अंतर्गत महाद्वीपों की लोकेशन देखेंगे और महाद्वीपों में जो फेमस सागर है, क्या एरिया है जो यहाँ से आने के संबंध या नदी है, फेमस नदी है, उनको लेंगे और फिर ज्योग्राफी ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसको इतना ही रहने देते हैं, फिर आगे हम भारत की भूगोल है उसको पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।